देखो एमपॉक्स या मंकी पॉक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपको फॉन्ट्स दिख रही हैं क्लियर एकदम, ठीक है। कॉन्गो व कुछ अन्य अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स वायरस के तीव्र गति से प्रसार को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार पुनः इसे वैश्विक सार्वजनिक आपातकाल अर्थात पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न गत अगस्त माह में घोषित कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? कॉन्गो से। ठीक है, कॉन्गो से शुरू होने के बाद कॉन्गो के आसपास के देशों में ये बहुत तेजी से फैला। ठीक है, बहुत तेजी से फैला और अभी अभी हम उभरे हैं काय से? कोरोना से। ठीक है, तो पूरे विश्व का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इसे स्पेशल दर्जा दिया, और वो स्पेशल दर्जा काय का था बेटा? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC। फिर से फुल फॉर्म देख लो इसका, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, हिंदी में कहें तो वैश्विक सार्वजनिक आपातकाल का दर्जा इसे दिया है। ठीक है, कौन सा वायरस है? एमपॉक्स। एमपॉक्स का ही फुल फॉर्म क्या है? मंकी पॉक्स। ठीक है, कॉन्गो में खतरनाक ढंग से फैलने के बाद यह वायरस अब उसके पड़ोसी देश जैसे रवांडा, बुरुंडी, युगांडा एवं कीनिया आदि देशों में फैल रहा है। ठीक है, अगर हम मैप देखें बेटा अफ्रीका का, तो ध्यान से देखो, सभी को दिखाई दे रहा है ये मैप? ये क्षेत्र है कौन सा? कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो के आसपास के जितने भी देश हैं वहां पर भी इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इसलिए विश्व के देशों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए इसे सार्वजनिक वैश्विक आपातकाल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, किसे? एमपॉक्स वायरस के लिए कौन सा दर्जा है? सार्वजनिक वैश्विक आपातकाल का दर्जा इसे दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष इसके 17,000 से अधिक मामले तथा 500 से अधिक मौतें सामने आ चुकी हैं। अभी बताया था आपको 17,000 से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं और लगभग 500 डेथ जो है इसमें सामने आ चुकी हैं। ठीक है, अब इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? तो आप इस फोटो में देख ही रहे हो। ठीक है, हाथ पैर में दाने निकल आते हैं। ठीक है, तो दाने निकलना, फफोले बनना, बुखार इसके लक्षणों में शामिल है। ठीक है, असामान्य तरीके से इसके प्रसार को देखते हुए विशेषज्ञों की आपातकालीन समिति की संस्तुति पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रियेसस, फिर से देख लो, कौन है महानिर्देशक WHO के? डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रियेसस ने इसे वैश्विक सार्वजनिक आपातकाल कब घोषित किया है? 14 अगस्त 2024 को घोषित किया है। कौन सी महामारी है? एमपॉक्स। यह दूसरा अवसर है जब एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, को PHEIC अर्थात पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। इससे पूर्व ये एक बार और आ चुका है, एक बार और इससे जनजीवन प्रभावित हुआ था। कहाँ का? कॉन्गो के लोगों का। कब? जुलाई 2022 में इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे उसके मरीज कम होने लगे। ठीक है, फिर एकदम से फिर से उसकी एक लहर आई। जैसे कोरोना की अलग अलग वेव्स आई थी, वैसे इसकी सेकंड वेव आई, और सेकंड वेव में इसको फिर से जो है वैश्विक आपातकाल घोषित कर दिया गया। उस समय भारत में भी इसके 22 मामलों का पता चला था, और ऐसा अंतिम मामला 2024 में सामने आया है। मतलब भारत में जो है डरने की या पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में वर्तमान में इसके मरीज ही नहीं है। कहाँ की बीमारी है ये? अफ्रीका की। और अफ्रीका में भी कौन सा क्षेत्र? कॉन्गो क्षेत्र। ये है कॉन्गो क्षेत्र। ठीक है, और धीरे धीरे कॉन्गो के आसपास के इलाकों में इसने अपने पैर पसारे। ठीक है, कंपटीशन में आपसे ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाएगा कौन से क्षेत्र से इसका उद्भव हुआ है एमपॉक्स का, तो कहां से हुआ है?
कॉन्गो क्षेत्र से उसके आसपास के क्षेत्रों में इसने पैर पसारे हैं। ठीक है, साथ ही साथ और क्या है इसे, ये नाम आपको याद रखना है कौन सा, WHO के जो महानिर्देशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रियेसस। ठीक है, ये नाम आपके लिए याद रखना है। ठीक है, एक तो कहना चाहिए कि इसको महामारी की कौन सी श्रेणी में रखा गया है, PHEIC अर्थात पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, WHO के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रियेसस, ठीक है, कब घोषित किया गया और ये कौन सी बार है जब इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, दूसरी बार। इसके पहले कब घोषित किया गया था, जुलाई 2022 में। क्लियर है इतना? ठीक है। अब जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो पूरा मटेरियल यहीं के यहीं हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दिया है। ठीक है, तो उसको रीड कर लेना एक बार। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में पोलैंड की और यूक्रेन की यात्राएं करी हैं। ठीक है, इन पे से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने, सबसे पहले आप लोग लोकेशन देखो, ये यूरोप का मैप है। यूरोप में ये जो लोकेशन है जर्मनी के जस्ट बगल में, ये किसकी है, पोलैंड की, और पोलैंड के बगल में ये क्या आता है, यूक्रेन। ठीक है, जर्मनी फ्रांस है, जर्मनी है, जर्मनी के बगल में है पोलैंड, और पोलैंड के बगल में आता है यूक्रेन। जिनने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी उनको बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, इन दो क्षेत्रों की, पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा करी किसने, प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, वॉर प्रभावित क्षेत्र है कौन सा, यूक्रेन, और यूक्रेन का ही निकटतम पड़ोसी है कौन सा, पोलैंड। यूक्रेन के जितने भी प्रभावित लोग हैं, जो लोग दूसरे देशों में शिफ्ट हुए, सबसे ज्यादा किसने आश्रय दिया है, पोलैंड ने। ठीक है, और दोनों जगह पर जो भी वार्तालाप हुई है वो युद्ध विराम करने के उद्देश्य से ही ये वार्तालाप हुई है प्रधानमंत्री मोदी की। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड व यूक्रेन की यात्रा 21 से 23 अगस्त 2024 को की। तो डेट याद रखोगे कब हुई है ये, 21 से 24 अगस्त 2024 को। ठीक है, पोलैंड की उनकी यह यात्रा 45 वर्षों के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा थी, क्योंकि 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ही गए थे कहां पर, पोलैंड। उसके बाद 45 इयर्स बाद मोदी जी गए हैं कहां पर, पोलैंड। तो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये दूसरी यात्रा थी। ठीक है, इसके पहले कौन गए थे, मोरारजी देसाई। इनसे पूर्व 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की थी, जबकि यूक्रेन की किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ही यात्रा है, क्योंकि यूक्रेन शुरुआत से किसका हिस्सा रहा है, रशिया का। 1990, अब रशिया तो मतलब कहना चाहिए हमारा घनिष्ठ मित्र है, और लगभग जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सभी लोग गए हैं रशिया, लगभग। ठीक है, प्रधानमंत्री तो कुछ ऐसे भी हो जो संसद तक नहीं गए। ठीक है, लेकिन जिनका कार्यकाल बड़ा रहा है वो लोग रशिया गए हैं। तो यूक्रेन किसका हिस्सा था, रशिया का। 1991 के बाद जब से यूक्रेन अलग हुआ है तब से कोई भारतीय प्रधानमंत्री, मोदी जी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री है जो गए थे कहां पर, यूक्रेन, जबकि पोलैंड जाने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। यूक्रेन के किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ही यात्रा थी। क्लियर है? 21 अगस्त को वॉर्सो कैपिटल है किसकी, पोलैंड की। ठीक है, 21 अगस्त को ही वॉर्सो में गुड महाराजा स्क्वायर का अवलोकन श्री मोदी जी ने किया। ठीक है, पोलैंड में एक जगह है कौन सी, गुड महाराजा स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये है वो गुड महाराजा स्क्वायर। अब गुड महाराजा स्क्वायर ये बना हुआ है कहां पर, पोलैंड में, लेकिन इसके जो तार हैं वो भारत में गुजरात के जामनगर से जुड़े हुए हैं।
गुजरात का जो जामनगर है वहां के महाराजा ने क्या किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लगभग 1000 बच्चों को साइबेरिया के क्षेत्र से एकत्रित किया और उनके रहने खाने और शिक्षा की पूरी व्यवस्था की। तो जामनगर के महाराजा पोलैंड में गुड महाराजा के नाम से प्रसिद्ध हुए। समझ रहे हो बात के लिए? ठीक है, उन्हीं के नाम से एक चौराहे का नाम पोलैंड में कर दिया गया, क्या, गुड महाराजा स्क्वायर। तो मोदी जी जैसे ही पोलैंड पहुंचते हैं तो सबसे पहले दर्शन करते हैं कहाँ के, गुड महाराजा स्क्वायर के। ये प्रश्न बन सकता है कि गुड महाराजा स्क्वायर हाल ही में सुर्खियों में था, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है, या गुड महाराजा स्क्वायर निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ऐसे प्रश्न जो हैं आपसे अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो 21 अगस्त को वॉर्सो में कहाँ गए मोदी जी? गुड महाराजा स्क्वायर का अवलोकन किया, गुजरात के नवानगर, जिसका नाम अब क्या हो गया है, जामनगर, के महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा, उनका जो एक्चुअल नाम है वो क्या है, जाम साहेब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा की स्मृति में यह स्थापित किया गया है। अब क्यों किया गया भाई, ऐसा क्या कार्य किया है उन्होंने? तो जाम साहेब को गुड महाराजा के रूप में पोलैंड में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनाथ हुए लगभग 1000 यहूदी बच्चों को साइबेरिया से लेकर अपने राज्य में शरण दी थी तथा उनकी शिक्षा व रहन सहन के लिए अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की थी। आप सोचो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो इस विषम परिस्थिति में जब खुद के खाने के ठिकाने ना हो तो दूसरों की मदद करे। ठीक है, इसीलिए वो इतिहास में अमर हो गए। ठीक है, पोलैंड के वारसो चांसलर में श्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सेरेमोनियल स्वागत मेजबान प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने किया। ठीक है, अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि पोलैंड गए थे और पोलैंड का प्रधानमंत्री कौन था, डोनाल्ड टस्क। ये है मोदी जी और डोनाल्ड टस्क। ठीक है, जिसके बाद देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले पोलिश सैनिकों की स्मृति में पित्सुद्रव स्क्वायर में स्थापित टोम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर उन्होंने पुष्पांजलि दी। ठीक है, मतलब जैसे हमारे यहाँ है ना दिल्ली में वॉर मेमोरियल, ठीक है, जो कहना चाहिए अलग अलग युद्धों में जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनकी मेमोरी में स्थापित किया गया है, वैसे ही पोलैंड में भी है टोम्ब ऑफ अननोन सोल्जर। यहां पर भी मोदी जी ने जाकर क्या किया, उन्हें पुष्पांजलि दी और श्रद्धांजलि दी। ठीक है, तो ये सारी गतिविधि आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ गए, गुड महाराजा स्क्वायर, उसके बाद वॉर्सो में ही टोम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर वे गए। ठीक है, जनवरी 2025 से पोलैंड यूरोपियन संघ की अध्यक्षता संभालेगा। अच्छा, अब पोलैंड को ही क्यों हमने इतनी प्राथमिकता दी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो यूरोप के विभिन्न देशों का समूह है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता करेगा पोलैंड कब से, जनवरी 2025 से। और अगर हमारे संबंध पोलैंड से अच्छे हो गए, ठीक है, तो पूरे के पूरे यूरोपीय देशों से हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो जनवरी 2025 से पोलैंड यूरोपियन संघ की अध्यक्षता संभालेगा। पोलैंड के सहयोग से भारत और यूरोपियन संघ के संबंधों को गति मिलेगी। ये फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि नहीं आया? पोलैंड वर्तमान में मध्य यूरोप में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। ठीक है, मतलब मध्य यूरोप में हमारा जितना भी व्यापार होता है उसमें सबसे बड़ा सहयोगी कौन है, पोलैंड। और पोलैंड खाद्य प्रसंस्करण में भी अग्रणी देश है। भारत में कितनी तेजी से शहरीकरण हो रहा है, गांव खत्म होते जा रहे हैं, शहर का विकास होता जा रहा है, और शहरी जनजीवन जो है उसमें सबसे ज्यादा उपयोगी होता है क्या, खाद्य प्रसंस्करण, होता है कि नहीं? ठीक है, वॉर्सो में राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा, अभी जो अपन ने पढ़ा डोनाल्ड टस्क, ये पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं,
और पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा। ये सारे नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा हैं, इनसे भेंट कर इनके साथ भी यूक्रेन युद्ध के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की, ठीक है। इसके बाद मोदी जी कहां चले गए? यूक्रेन, ठीक है। पोलैंड में भारतीय प्रवासियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। मतलब पोलैंड में भी बहुत से भारतीय रहते हैं, तो उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। एक नए प्रस्तावित जाम साहेब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, याद रखना इस प्रोग्राम पे भी प्रश्न राइज हो सकते हैं। कौन सा प्रोग्राम है? जाम साहेब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। और जाम साहेब हमेशा किस देश से जुड़े रहे? पोलैंड से, गुड महाराजा के नाम से। इस प्रोग्राम के तहत प्रतिवर्ष पोलैंड के 20 युवाओं को भारत में आमंत्रित करने की घोषणा मोदी जी ने की है, ठीक है। पोलैंड के 20 युवा जो है भारत आएंगे हर साल। कौन से प्रोग्राम के तहत? जाम साहेब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। और भारतीय संस्कृति एवं भारतीय विरासत पर थीसिस आदि कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान होगा। क्लियर है? तो जाम साहिब के बारे में अब आपको आएगा तो बता सकते हो, ठीक है। कहाँ के महाराजा थे? गुजरात के जामनगर के। उन्होंने क्या किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 1000 बच्चों का लालन पालन किया था, इसीलिए गुड महाराजा के नाम से फेमस हो गए। कहां पर? पोलैंड में। क्लियर है बेटा इतना अच्छे से? चलो ये इंग्लिश में है पूरा। यही जो जितना जो कुछ भी हमने हिंदी में आपको समझाया, वही सेम टू सेम जो है यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आपको जस्ट एक बार रीड करना है, ठीक है। अब 22 अगस्त को ही प्रधानमंत्री मोदी यहां पर थे। कहा? पोलैंड में। पोलैंड से गए यूक्रेन, और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। और यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा है कौन? रशिया। तो कीव के आसपास के क्षेत्र पर हमला होना था, ठीक है। इसीलिए फ्लाइट से वहां पर नहीं जा सकते थे। इसलिए मोदी जी जो वहां की ट्रेन है R1, ठीक है, उससे जो है लगभग 10 घंटे की ट्रेन की यात्रा करके कहां पहुंचे थे? कीव। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। तो 22 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री मोदी यूक्रेन के लिए रेलगाड़ी से रवाना हुए, ठीक है। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में रूसी हवाई हमलों की खबरों के चलते कीव के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने के कारण पोलैंड से कीव की यात्रा उन्होंने रेलगाड़ी से की, क्योंकि वो पे नो फ्लाइट एरिया डिक्लेयर्ड था। कहां पर? कीव में, ठीक है। मतलब आप सोचो कि प्रधानमंत्री ने खुद अपनी लाइफ भी तो रिस्क करी है कि नहीं करी? भाई पता नहीं कब कौन सा बम, पूरा तो वॉर जोन है और आप सीधे कहां जा रहे हो? वॉर जोन में, ठीक है। कौन सी ट्रेन से गए थे? तो रेल फोर्स 1 द्वारा 10 घंटे की यात्रा के पश्चात 23 अगस्त को वे कीव पहुंचे और लगभग 7 घंटों तक वहां पर प्रवास किया। मतलब 7 घंटों तक वार्तालाप हुई किसके बीच? यूक्रेन और हाँ जेलेंस्की जो वहां के राष्ट्रपति हैं और मोदी जी के बीच में। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 1991 से अलग स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए यूक्रेन की किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होने के साथ साथ रूस की यात्रा के लगभग 6 सप्ताह पश्चात की गई यूक्रेन की उनकी यात्रा थी। क्योंकि लगभग 6 सप्ताह पहले मोदी जी कहां गए थे? रशिया। और युद्ध किसके बीच में हो रहा है? रशिया और यूक्रेन के बीच में। और दोनों देशों में जाने का उद्देश्य मोदी जी का यही था कि इस वॉर को समाप्त करवाया जाए, ठीक है। तो रशिया के बाद हुई थी कहां की यात्रा? यूक्रेन की, ठीक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान भी रूस यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत का आह्वान श्री मोदी ने किया।
कई कई बार क्या होता है, हम युद्ध करने लगते हैं लेकिन उस युद्ध के पीछे के कारण को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं कैसे, नॉर्मल बातचीत से। तो मोदी जी ने यहाँ पर प्रेफरेंस दी कि आप लोग साथ में बैठकर बातचीत करो, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। ताकि युद्ध समाप्त हो सके, वार्ता में श्री मोदी ने दोहराया कि युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता तथा बातचीत व कूटनीति से ही शांति स्थापित हो सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह वार्ता, अब देखो वहां पर कहना चाहिए जितने भी अन्य प्रशासनिक इकाइयां थी, भवन थे, वो सब तो टूट चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो भी वार्तालाप है, ये सारी वार्तालाप कहां पर संपन्न हुई, तो पूरी वार्ता राष्ट्रपति निवास मरियस्की पैलेस में संपन्न हुई, ठीक है। कौन सी पैलेस है? मरिंस्की पैलेस में संपन्न हुई, ठीक है। अब ये जो मैरिंस्की पैलेस है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैरिंस्की पैलेस किस देश के राष्ट्रपति का निवास है, कहाँ के है? यूक्रेन के। यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमिर जेलेंस्की, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजों पर आपको ध्यान देना है और इसके लिए लिखने का प्रयास मत करना, बस ये स्लाइड ओपन करना और एक दो बार इसको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान, अब देखो क्वेश्चन जो बनना है, यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने क्यूब के आकार के 4 आपातकालीन पोर्टेबल अस्पताल, और अस्पताल का ही नाम क्या है? भीष्म। भीष्म अर्थात भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित ई मैत्री, ठीक है। ध्यान से देखो आप लोग, क्योंकि वॉरग्रस्त इलाका है और वॉरग्रस्त इलाका होने के कारण क्या होगा? आपातकाल तो कभी भी आ जाएगा, हॉस्पिटैलिटी की तो आवश्यकता होगी ही होगी। तो ये भीष्म नाम से 4 पोर्टेबल अस्पताल जो है भारत ने गिफ्ट किए हैं किसे? यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। और इस भीष्म का नाम क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित ई मैत्री, ठीक है। किसे सौंपे गए हैं ये? मोदी जी की ओर से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। आपातग्रस्त इलाकों में इन्हें पहुंचाकर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। क्लियर है? राष्ट्रपति के साथ मिलकर युद्ध के दौरान मारे गए बच्चों की स्मृति में कीव में स्थापित स्मारक का दौरा भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। क्या हुआ? युद्ध क्षेत्र है, अब युद्ध क्षेत्र में बहुत से मासूम बच्चे मारे गए, तो उन बच्चों की स्मृति में एक मेमोरियल जो है कीव में स्थापित किया गया है, जहां पर मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी। क्योंकि युद्ध में मासूमों के अलावा कोई नहीं मरता, ठीक है। और इसके बाद कीव में ही ओआसिस ऑफ पीस एक स्थान है जिसको कहा जाता है क्या? ओआसिस ऑफ पीस। अब ये जो ओआसिस ऑफ पीस है, ये एक मेमोरियल है महात्मा गांधी का नाम पर। कहां पर? यूक्रेन में। ये भी याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। एक ये भीष्म इंपॉर्टेंट है और एक ये ओआसिस ऑफ पीस। और वहां पोलैंड की यात्रा में जाम साहेब, ठीक है। तो ओआसिस ऑफ पीस स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, ठीक है। 24 अगस्त को यूक्रेन दिवस भी था, जब यूक्रेन स्थापित हुआ था। तो 24 अगस्त को यूक्रेन दिवस की शुभकामनाएं देकर मोदी जी कहाँ आ गए? दिल्ली। तो इस प्रकार से 21 से लेकर 23 अगस्त तक उन्होंने 2 देशों की यात्रा करी, एक पोलैंड और एक, तो पोलैंड के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ठीक है, पोलैंड में 2 स्थानों पर गए थे वे, ठीक है। वो दोनों स्थानों का क्या औचित्य है? फिर कौन सी रेलगाड़ी से यूक्रेन पहुंचे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के द्वारा रेलगाड़ी का सफर करना और वो भी 10 घंटे तक लगातार, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कहाँ जाना है? एक वॉरग्रस्त इलाके में जाना, ये अपने आप में ही प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे, ठीक है। यही इंग्लिश में दिया है सब कुछ, तो इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। हाँ।
देख के क्या लग रहा कहाँ की होंगी? अब वो मत पढ़ो, पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री के रूप में सिलेक्ट हुई हैं कौन? शिनावात्रा। ठीक है, श्रेथा थाविसिन, ऐसे ही नाम मिलेंगे। ठीक है, श्रेथा थाविसिन ये प्रधानमंत्री थे कहाँ के? थाईलैंड के। ठीक है, वहां से हटा दिए गए वहां की कहना चाहिए न्यायपालिका के द्वारा। ठीक है कि पदच्युति के पश्चात पेंटोगटार्न शिनावात्रा थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री चुनी गई। साथ ही साथ क्या है, थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हैं। क्या है इनका नाम? पेंटोगटार्न शिनावात्रा। ठीक है, शिनावात्रा शब्द आए सीधे मार्क करोगे क्या? थाईलैंड, क्योंकि शिनावात्रा फैमिली की ये तीसरी सदस्य है जो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुई। इनके पापा प्रधानमंत्री रहे, इनकी बुआ प्रधानमंत्री रही और अब ये प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, 38 वर्षीय पेंटोगटार्न शिनावात्रा का देश का नया प्रधानमंत्री 16 अगस्त 2024 को चुना गया। कौन सी पार्टी की हैं वे? फेयू थाई पार्टी की नेता पेंटोगटान शिनावात्रा प्रधानमंत्री पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थी। अब एकमात्र उम्मीदवार थी तो जीतती तो यही। ठीक है, तथा संसद में हुए मतदान में 310 मत उन्हें प्राप्त हुए। ठीक है, इससे पूर्व थाईलैंड में एक वर्ष से प्रधानमंत्री रहे कौन? श्रेता थाविसिन को नैतिकता का पालन ना करने के आरोप में संवैधानिक अदालत ने उन्हें पद से हटा दिया और कौन बना नया? पेंटोगटान शिनावात्रा द्वारा पद से हटा दिए जाने के 2 दिन बाद ही संसद ने नहीं, कुछ गलत हो गया, ये नहीं है यहां पर। संवैधानिक अदालत द्वारा पद से हटा दिए जाने के 2 दिन बाद किसे चुना गया? पेंटोगटान शिनावात्रा को नया प्रधानमंत्री चुना गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न राइज होते हैं कि पेंटोगटान शिनावात्रा के पहले या पेंटोगटान शिनावात्रा हाल ही में थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है, उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? ठीक है, तो किसका स्थान? श्रेथा थाविसिन का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, अब देश की पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं कौन? थाकसिंग शिनावात्रा का सबसे छोटी बेटी है तथा थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद संभालने वाली शिनावात्रा परिवार की तीसरी सदस्य है। ठीक है, उनके पिता भी प्रधानमंत्री रहे हैं कहां के? थाईलैंड के। थाकसिन शिनावात्रा जो उनके पिता हैं 2001 से 2006 के दौरान प्रधानमंत्री रहे और सैन्य तख्तापलट में सितंबर 2006 में उन्हें पद से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद उनकी बहन, किसकी? थाकसिन शिनावात्रा मतलब पेंटोगटान की बुआ, यिंगलुक शिनावात्रा 2011 में प्रधानमंत्री बनी थी, परंतु 2014 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। ठीक है, एमपीपीएससी में बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाएगा, तो पेंटोगटान शिनावात्रा हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, या हाल ही में थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ठीक है, तो आपको मार्क करना पड़ेगा। जबकि जो अन्य एग्जाम है वहां पर आपसे मैनिपुलेटेड प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एमपीपीएससी में डायरेक्ट पूछेंगे, लेकिन अन्य एग्जामों में, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप बलि का बकरा बनोगे, ये मार्क करें कि ये मार्क करें। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक फैसला जो है हाल ही में कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और 2004 के अपने ही फैसले को यहां पर परिवर्तित किया है। ये फैसला कुछ इस प्रकार का है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आरक्षण सबसे ज्यादा 2 कम्युनिटीज को है, एक एससी को है और एक एसटी को है। लेकिन एससी एसटी जो कम्युनिटी है उसमें भी बहुत सारे लोग अब संपन्न हो चुके हैं।
और संपन्नता की पराकाष्ठा बहुत आगे पहुंच गई है। ठीक है। लेकिन इसी कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक आरक्षण का लाभ भी नहीं लिया, उनको मालूम ही नहीं है कि आरक्षण जैसी चीज होती क्या है। जैसे अब एक फैमिली है तो एक फैमिली में पता चला दादाजी को आरक्षण का लाभ मिला, पिताजी को मिला, अब बच्चों को मिल रहा है। मतलब आरक्षण का मूल उद्देश्य पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा, क्योंकि आरक्षण का मतलब सिर्फ इतना था कि हम आपको प्रगति की मुख्य धारा में आकर जोड़ देंगे। अब उसके बाद जो है कि अब आप उसके आगे भी प्रगति नहीं करो तो वो आपका पर्सनल फॉल्ट है, उसमें सरकार का फॉल्ट नहीं है। लेकिन विकास की मुख्य धारा में सरकार ने आपको लाकर जोड़ दिया। अब क्या हो रहा है, जैसे अब एसटी कम्युनिटी को ले ले अपन, ट्राइब्स को, तो ट्राइब्स में आरक्षण सबसे ज्यादा है। आरक्षण सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी उस कम्युनिटी के 10% लोग ही उसका लाभ ले पा रहे हैं। ठीक है, तीसरी पीढ़ी उस आरक्षण का लाभ ले रही है। समझ रहे हो बात के लिए? यानी 90% अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनको मालूम नहीं है हमें आरक्षण से कितना बेनिफिट होगा। यहां पर कई बार राज्य सरकारों ने यह कोशिश करी है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण दे दिया जाए। जैसे अब ये देखो आप, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइब्स है। अब इसमें से गोंड को ले लो, ये संपन्न है। जो गोंड आदिवासी हैं ये एज कंपेयर टू अन्य ट्राइब्स ये संपन्न है। जबकि बैगाओं को ले लो आप, बैगा बिल्कुल संपन्न नहीं है। ठीक है, आज भी वहां रह रहे हैं छिंदवाड़ा में, पातालकोट में। ठीक है, तो आरक्षण की ज्यादा आवश्यकता गोंड को है कि बैगा को? इसीलिए कम्युनिटी के अंदर फिर से कम्युनिटी बना दी जाए। ठीक है, आपने एसटी का आरक्षण दिया है, उसके अधीन उप आरक्षण दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में जो फैसला दिया था उसमें मना कर दिया था कि इसकी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी की पूरी कम्युनिटी का विकास होना चाहिए। लेकिन अब आधे लोग विकसित हो गए, आधे लोग विकसित नहीं हुए। तो जो लोग विकसित हो गए हैं उनको डाल दो किसमें? क्रीमी लेयर में। और क्रीमी लेयर में आरक्षण उनको अब नहीं मिलेगा। और जो लोग विकसित नहीं हुए हैं उनकी एक अलग कैटेगरी बना दी जाए और आरक्षण का सही लाभ उसको मिले जो वाकई में उसका हकदार है। समझ रहे हो? कई बार हमने भी क्लास में बोली है ये चीज। ठीक है, कि क्रीमी लेयर को हटाकर आरक्षण का मुख्य लाभ उस कम्युनिटी को मिलना चाहिए जो वाकई में उसका हकदार है। ठीक है, वही फैसला सेम दिया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो जातिगत आरक्षण पर व्यापक दूरगामी प्रभाव डालने वाले एक अन्य फैसले के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए तय आरक्षण की सीमा तक इन जातियों का उपवर्गीकरण कर आरक्षण के अंदर आरक्षण लागू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। समझ रहे हो आरक्षण के अंदर आरक्षण क्या है? एससी कम्युनिटी है। एससी कम्युनिटी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेवलप हो चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी जरूरत है। तो जो लोग डेवलप हो चुके उनको साइड में करो, जिनको वाकई में जरूरत है उन्हें चिन्हित करके आरक्षण, एससी तो आरक्षित है, उसके अंदर भी आरक्षण दे दिया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वाकई में आरक्षण के जो हकदार हैं उन तक यह लाभ पहुंच सके। इससे राज्य की सरकारें अनुसूचित जाति जनजाति समूह के अंदर उन जातियों की पहचान कर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकेंगी जो ज्यादा पिछड़े हैं। 2 अगस्त 2024 को इस आशय का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपना ही 5 सदस्यीय पीठ का ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में 20 वर्ष पुराना फैसला पलट दिया।
अभी जो डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये डिसीजन 7 सदस्यों की पीठ ने दिया है। 2004 में ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया था और उस केस का नाम क्या था? ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश वाद, जिस पर 5 न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था। और वो फैसला क्या था कि आरक्षण के अधीन आरक्षण नहीं हो सकता, अर्थात किसी भी वर्ग में उपवर्गीकरण नहीं हो सकता। अब इसी कौन सा ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले को सरकार ने परिवर्तित कर दिया, और परिवर्तित करके अब जो नया फैसला दिया है वो क्या है कि आरक्षित वर्ग है, उस आरक्षित वर्ग के अंतर्गत उपवर्गीकरण किया जा सकता है और राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं अपने यहां आरक्षित वर्ग के अंतर्गत उपवर्ग बनाने के लिए। ठीक है, ये सीमांकन कराओ, इस बात का निरीक्षण कराओ कि आरक्षित वर्ग में कौन लाभ ले चुका है, ठीक है, और किसको लाभ की आवश्यकता है। ठीक है, पहले ये गैर संवैधानिक माना जाता था, लेकिन अब ये संवैधानिक रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे हरी झंडी दिखा दी है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे? न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से 1 अगस्त 2024 को यह फैसला सुनाया। 6-1 के बहुमत का अर्थ क्या होता है? 6 लोग तैयार थे, एक व्यक्ति तैयार नहीं होगा। लेकिन बहुमत से निर्णय होता है, जब 6 लोग तैयार हैं तो भारत में अब उपवर्गीकरण हो सकता है। इस फैसले में SC/ST जैसे आरक्षित वर्ग के तहत विभिन्न समूहों को उनके परस्पर पिछड़ेपन के आधार पर उपवर्गीकृत करने की राज्यों को शक्ति बरकरार रखी है, ताकि ज्यादा वंचित समूहों को आरक्षण का लाभ मिल सके। आरक्षण का लाभ तो सभी को मिल रहा है जो भी उसके पात्र हैं, लेकिन उस कैटेगरी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अधिक वंचित हैं, उनको ज्यादा तेजी से उसका लाभ मिले, इसलिए उपवर्गीकरण की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। पीठ के 7 न्यायाधीशों में 4 ने तो अनुसूचित जाति जनजाति में भी क्रीमी लेयर को पहचान करने तथा उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर निकालने की बात भी की है। ठीक है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आरक्षित वर्ग में जो लोग बहुत अधिक संपन्न हो चुके हैं, उन्हें अब आरक्षण के लाभ से वंचित रखना। तो वो सीटें खाली रहेंगी, तो आरक्षण का एक्चुअल लाभ किसको मिलेगा? जो वाकई में वंचित है। क्लियर है? तो ये है, आज हमने कंटेंट इसीलिए कम बनाया था कि आप लोगों की आदत पड़ जाए। धीरे धीरे हम एक एक अध्याय जो है जोड़ते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा?